गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हाफ ईयरली तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिसका आप लोगों ने रिवीजन टेस्ट भी दिया है कुछ पाठों का, और आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि अगले रिवीजन टेस्ट में आप लोग और अच्छा प्रयास करेंगे। आज हम लोग सेकेंड ड्यूटी का फर्स्ट चैप्टर 10 पढ़ेंगे। एक स्वप्न साकार हुआ, अमर ज्योति। ये एक साक्षात्कार है, मतलब एक इंटरव्यू है। तो एक मधुबन प्रतिनिधि बन के बात कर रहे हैं डॉक्टर उमा तुली से। डॉक्टर उमा तुली कौन है, पहले ये जान लेते हैं। डॉक्टर उमा तुली का जन्म वर्ष 1943 में नई दिल्ली में हुआ। शिक्षा दीक्षा इन्होंने ग्वालियर में की। पढ़ाई के साथ साथ करिकुलम एक्टिविटी में भी इनकी रुचि रही है। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। जानी मानी शिक्षा शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, पुनर्वास अधिकारी होने के साथ ही साथ खेलकूद में भी इनकी रुचि रही है। भारत सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की चीफ कमिश्नर के रूप में चुनी जाने वाली ऐसी पहली सदस्य हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से नहीं है। अक्षम व्यक्तियों मतलब ऐसे बच्चे या ऐसा व्यक्ति जो किसी एक्सीडेंट के वजह से उसका कोई अंग भंग हो गया हो, या पैदा होने के साथ ही वह किसी अपंग हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने रखा अमर ज्योति ट्रस्ट की स्थापना की। यह ट्रस्ट एक ही कैंपस में शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सीय देखभाल और स्वरोजगार संबंधी अवसर उपलब्ध कराता है। यह संस्था दिल्ली और ग्वालियर दोनों स्थानों पर ऐसे केंद्र चला रहे हैं। अमर ज्योति संस्थानों में एक्सक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान है। यह संस्थान सामान्य और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी प्रयत्नशील करते हैं। अर्थात ये जो संस्थान है वह अक्षम व्यक्तियों के लिए, अक्षम बच्चों के लिए को आत्मनिर्भर बनाते हैं। वह किसी और पर डिपेंड ना रहें, खुद अपनी जीविका, खुद कॉन्फिडेंट रहें, उनके अंदर आत्मविश्वास रहे, वह समाज की मुख्यधारा से जुड़े रहें, अपने आप को अलग थलग ना महसूस करें या समाज भी उन्हें अलग थलग ना महसूस करे। यह संस्थान इस कार्य में हमेशा प्रयत्नशील रहा है। अमर ज्योति के शिक्षा कार्यक्रम को दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मान्यता दी है। डॉक्टर तुली ने देश भर में 5 नेशनल इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स समारोह आयोजित किए, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम और सामान्य छात्रों के भागीदारी रहे हैं। वर्ष 2000 में डॉक्टर तुली के नेतृत्व में भारतीय दल ने प्राग चेकोस्लोवाकिया में संपन्न हुए 5वें ओलंपिक्स, द ओलंपिक्स ऑफ वोकेशनल स्किल्स में भाग लिया है। इनके सहयोग से वर्ष 1945 में पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट बना। उसी वर्ष 26 जनवरी की परेड में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की पहली बार भागीदारी का श्रेय भी उमा जी को ही जाता है। हाल ही में इन्होंने एजुकेशनल कमीशन रिहाबिलिटेशन इंटरनेशनल USA का चेयरपर्सन चुना गया है। इसके अतिरिक्त बहुचर्चित कार्यक्रम सत्यमेव जयते एक कार्यक्रम आता था रविवार को, आमिर खान का, उसमें भाग 6 में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान ने डॉक्टर तुली के प्रयास की सराहना की और सारे भारत में इस प्रकार के मेनस्ट्रीमिंग स्कूल खोलने की इच्छा जताई। इस कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने अमर ज्योति के बच्चों के साथ पूरा दिन बिताया और विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को नज़दीकी से देखा और समझा। अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि आखिर डॉक्टर उमा तुली ने इस तरह की संस्था की स्थापना कैसे की, या उन्हें इस चीज़ की प्रेरणा किस तरह से मिली, यह देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमा तुली के बारे में सोचते ही आत्मविश्वास से चेहरा और आंखें दोनों ही
चेहरा और आंखों से टपकते वात्सल्य वाला एक व्यक्तित्व मूर्तिमान हो उठता है। अर्थात जब हम लोग डॉक्टर उमा तुली के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने कैसा चेहरा आता है? वात्सल्य से, ममता से भरा हुआ चेहरा हमारे सामने उभर कर आता है। एक साक्षात्कार लेने के लिए उनसे मिलने का अवसर मिला। ये किससे मिला? उनसे मिलने का अवसर मधुबन। जिन्होंने इनका साक्षात्कार लिया, उनका नाम है। उनसे मिलने का अवसर मिला। एक समर्पित कार्यक्रम और निष्ठावान कुशल प्रशासक का ऐसा समन्वय बहुत ही कम देखने को मिलता है। जितनी देर तक हम उनके साथ रहे, वे प्रश्नों का उत्तर देने के साथ ही हमारे आतिथ्य का भी के प्रति भी पूर्ण सजग थी। प्रस्तुत है साक्षात्कार के मुख्य अंश। यह उनके साक्षात्कार के अर्थात मधुबन का डॉक्टर तुली के साथ बातचीत का कुछ एक अंश उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। वह उमा जी से प्रश्न करते हैं कि आखिर आपको अमर ज्योति आरंभ करने का विचार कैसे आया? कोई किसी चीज़ की स्थापना ऐसे ही थोड़ी कर देता है, या किसी चीज़ के प्रति रुचि खुद ब खुद थोड़ी आ जाती है। कहीं कहीं आपके मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, या जैसे कोई डिफेंस में जाना चाहता है तो बचपन से थोड़ी सोचता है डिफेंस में जाना है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ देखते हैं, या न्यूज़ में या टीवी में कुछ ऐसा देखते हैं, हमें वो चीज़ आकर्षित कर लेती है, या हमारे आसपास के माहौल में वो चीज़ देखते हैं कि हमें वो चीज़ आकर्षित करती है और हमें रुचि होती है या इच्छा होती है। तो इस तरह से वो पूछते हैं कि आखिर आपको अमर ज्योति आरंभ करने का विचार कैसे आया? तो ये बताती हैं कि 1962 में मेरे भाई का मोटरसाइकिल पर जाते हुए ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसका एक पैर काटना पड़ा। उस समय उसकी उम्र 22 साल की थी, और जो उनके भाई थे वो अपने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुके थे, और वे भी कॉलेज में पढ़ना उन्होंने भी कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया था। भारतीय चीन युद्ध के दौरान बहुत से लोग और सैनिक घायल हुए। उनके उपचार और पुनर्वास की सुविधाओं का अभाव था। मैंने कई शहरों में पुनर्वास केंद्र देखे और विकलांगों के प्रति लोगों की अजीब दृष्टिकोण को समझा। या तो लोग उनसे दूर हट जाते हैं, या लोग उन्हें दया के भाव से देखते हैं। ऐसा हमारे समाज में ऐसा होता है, हम लोग इसी तरह से बिहेव करते हैं। उस समय मन में यह विचार आया कि अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी संस्था आरंभ की जाए जहां विकलांग व्यक्तियों को एक ही स्थान पर समेकित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाए। अर्थात वे विकलांग व्यक्ति जो कुछ करना चाहें वो उस संस्थान में कर सकते हैं, और बिना उपेक्षा की नज़र से या दया की नज़र से लोग वहाँ जहाँ वो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ वो कुछ सीख रहे हैं, वहाँ लोग उन्हें समान भाव से देखें। तो वैसे ही संस्था की स्थापना करना चाहती थी जहां उन्हें इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाए, ताकि ऐसे लोगों को आगे चलकर रोजगार पाने में कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़े। और इसी विषय पर विचार मंथन चलता रहा। फिर मधुबन जी उनसे प्रश्न करते हैं, आपने अपने विचारों को साकार रूप कब दिया? अर्थात आपने ये तो आपके विचार इस समय उभरे जब आप के भाई का एक एक्सीडेंट हुआ और आपने भारत चीन के युद्ध में जब घायल सैनिकों को देखा, या विकलांग व्यक्तियों के साथ जब भाव देख रही हैं, लेकिन जब आपने इसको साकार रूप कब दिया, अर्थात आप इस पे काम कब शुरू की? तब वो उन्हें बताती हैं, डॉक्टर तुली उन्हें बताती हैं कि 1981 में एक पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ मैंने यह प्रयोग शुरू किया। इनमें शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम दोनों ही प्रकार के बच्चे थे। जो 30 बच्चे उनके पास पढ़ रहे थे, जिन्हें वो शिक्षा दे रही थी, उनमें सक्षम और अक्षम दोनों ही बच्चे थे। हमने ये संस्था अस्थि विकलांगता वाले बच्चों से आरंभ की थी, पर आज यहाँ दृष्टिबाधित, सीमित बुद्धि वाले, श्रवण बाधित,
सीखने की समस्या वाले, बोली और संचार समस्याओं वाले, स्वास्थ्य समस्याओं वाले सभी तरह के बच्चे हैं। अर्थात अब हर तरह के बच्चे उस संस्था में मौजूद हैं, चाहे उन्हें सुनने की परेशानी हो, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सीखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ऐसे बच्चे भी हर तरह से जो किसी भी समस्या से ग्रस्त बच्चे हैं वो लोग इस संस्था में मौजूद हैं। धीरे धीरे लोगों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने हमारे काम में सहायता देनी शुरू कर दी। मधुबन जी एक पंक्ति उनके ऊपर गाते हुए कहते हैं कि ये पंक्ति आपके ऊपर बहुत सटीक बैठती है। मैं अकेला ही चला था जनाबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अर्थात मैं अपनी मंजिल में अकेला ही चला था। उस मंजिल में चलते वक्त लोगों ने मेरे काम को देखा, सराहा और मुझसे जुड़ते गए और एक कारवां बनता गया, एक जुलूस बनता गया। मतलब लोग मुझसे जुड़ते गए। तो डॉक्टर तुली कहते हैं हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। 1984 में हमें ज़मीन मिल गई, हमने अपनी बिल्डिंग बनाने शुरू कर दी। धीरे धीरे काम होता रहा और आज एक प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर संस्था के रूप में अमर ज्योति आपके सामने है। हमारी संस्था की एक शाखा ग्वालियर में भी है। मधुबन जी फिर पूछते हैं, अमर ज्योति कुल कितने बच्चों को शिक्षित करती है? डॉक्टर तुली बताती हैं, दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250 छात्र हमसे जुड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता समाज के निचले वर्ग के लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें अपनी संस्था के बारे में बताते हैं और प्रेरित करते हैं कि वो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजें। मधुबन, आपके विद्यालय में बच्चों को मुख्यधारा के साथ जुड़ने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? डॉक्टर तुली, यहाँ सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं। उनके साथ रहकर विशेष बच्चे भी ये सीख जाते हैं कि समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करना है। अर्थात वहाँ सक्षम और अक्षम दोनों तरह के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। तो वो जब दूसरे बच्चे के साथ मिलते हैं, सामान्य बच्चों के साथ मिलते हैं, तो उन्हें यह पता चल जाता है या उन्हें देखकर वो सीख जाते हैं कि हमें वास्तव में समाज में किस तरह से रहना चाहिए या अपने आप को किस तरह से स्थापित करना चाहिए, वह किस तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर सीख चुके ये बच्चे किसी पर बोझ नहीं बनते हैं। मधुबन फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं, क्या उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है? ऐसी शिक्षा भी दी जाती है कि आगे चलकर वो किसी कार्य से जुड़ सके, अपनी जीविका का साधन ढूंढ सके? तो डॉक्टर तुली बोलती हैं हाँ, यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग, ई लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश, फैशन डिज़ाइनिंग, गहने बनाना, बेकरी, बिजली का काम, जूट बैग बनाना जैसे कार्य सिखाए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मधुबन जी कहते हैं, इस संस्था के संचालन में कुछ कठिनाई तो अवश्य आती होगी। डॉक्टर तुली, बच्चों को यहाँ भेजने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है। ग्वालियर की शाखा से हमने पाया कि माता पिता आसानी से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होते, पर इन 20 वर्षों में हमारे प्रयत्नों में बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं। हम लोगों ने इतना प्रयत्न किया कि अब हमारे वो कठिनाइयाँ बहुत सी दूर हो गई। हम निरंतर अभिभावकों से संपर्क बनाए रखते हैं और एक टीम के रूप में काम करते हैं। मधुबन, शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती? डॉक्टर तुली, शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। वह छात्रों की योग्यता और रुझान के अनुसार प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। शिक्षक उनके माता पिता को भी यह बताते हैं कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। मधुबन जी फिर पूछते हैं, पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ बच्चों को और किन गतिविधियों से जोड़ा जाता है? हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। शहर के कई उत्सवों में इन बच्चों की पूरी भागीदारी होती है। पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर की गई इन बच्चों की नृत्य प्रस्तुति को तो विदेश में भी सराहा गया है। अर्थात ये जो पहिए वाली कुर्सी पे जो नृत्य प्रस्तुति की गई है, विदेश में भी की गई है, विदेश के लोग भी इसको बहुत सराहते हैं। मधुबन जी कहते हैं, इन बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? डॉक्टर तुली उन्हें बताती हैं, इन बच्चों की मुस्कुराहट और आत्मसंतोष की भावना हमें विषम परिस्थितियों में भी हंसते रहना सिखाती है।
अपने अक्षमता को जीतकर सार्थक जीवन जीने के इनके प्रयास हमें बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। मधुबन जी कहते हैं, समाज से आप क्या अपेक्षा रखती हैं? सर्वप्रथम तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चे समाज की मुख्यधारा से जुड़े और इस कार्य को समाज अपना कर्तव्य समझे। इन पर दया न करके इन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे ये अपने कार्य अपने आप कर सके, दूसरों पर निर्भर न रहे। इसके लिए सुविधाजनक बसों का प्रबंध किया जाना चाहिए। इन्हें समान अवसर पर एवं पूर्ण भागीदारी का अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारे समुदाय आधारित पुनर्वास इकाई से जुड़े और अन्य लोगों में भी जागरूकता पैदा करें। हम सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिनसे शारीरिक और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का जीवन सामान्य हो सके। मधुबन जी कहते हैं, क्या ऐसा विशेष तो जो आप हमें बताना चाहती हैं? आप कुछ उनसे पूछते हैं, कुछ ऐसा विशेष चीज़ है जो आप हमें बताना चाहती हैं? तो कहते हैं जरूर। 26 जनवरी 1995 की गणतंत्र परेड में इन बच्चों ने एक ट्रेलर पर भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उसके बाद से यह कई बार परेड का हिस्सा बने। वर्ष 2000 में हम बच्चों को प्राग में आयोजित ओलंपिक्स में लेकर गए। वर्ष 1903 में भारत में ऐसे ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। अभी तक हुए 7 ओलंपिक्स में हमारे देश के आयोजित प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ माना गया। अमर ज्योति के बच्चों ने सन 1906 में एक सांस्कृतिक वर्ल्ड टूर के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन, वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ह्यूस्टन, सियाटल और टोरंटो में ओलंपिक्स ऑफ इपिक्स नाम का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला पर आधारित इस कार्यक्रम की हर जगह सराहना हुई। एक और बात, अक्टूबर 2010 में एक राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में भी हमारे छात्रों ने भाग लिया। अमर ज्योति के लगभग 150 छात्र और कार्यकर्ताओं ने भांगड़ा और व्हीलचेयर नृत्य प्रस्तुत किया। इन बच्चों ने साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं और समान अवसर तथा पूर्ण भागीदारी मिलने से उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मधुबन जी कहते हैं, धन्यवाद उमा जी, न केवल एक साक्षात्कार के लिए बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराने के लिए भी। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा एक स्वप्न साकार हुआ। यह डॉक्टर उमा तुली का स्वप्न है जो कि साकार हुआ। ये कैसा स्वप्न? अच्छा, मैं बच्चों के लिए कुछ कर दिखाने का। उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की जिसको उन्होंने साकार किया और वह अपने कार्य में सफल भी रही। तो यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा। हाँ नहीं में कुछ प्रश्न दिए जिसका उत्तर हाँ नहीं में लिखना है। आप लोग इसे अभी कॉपी में करिएगा। जैसे हमारे संस्था की एक शाखा भोपाल में है, तो क्या भोपाल में है? अगर है तो हाँ, नहीं तो ना। इसके लिए आप लोग ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर से चैप्टर पढ़िएगा, तो आप लोग सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाइएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।